नमस्कार दोस्तों, वाईसीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मैं प्रमोद पांडे आपको पीसीएस आईएएस में आए हुए या आरओ में एआरओ में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, वो भी साइंस के। साइंस में भी हम लोग टॉपिक जो सॉल्व कर रहे हैं वो है फिजिक्स का। फिजिक्स में कई टॉपिक हमने सॉल्व किया। आज हम लोगों का टॉपिक है साउंड वेव्स। साउंड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्वनि और तरंगों से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो ज़रा उनको देख लीजिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन जैसे हमारा है, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। साउंड वेव्स के बारे में बात हो रही है और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। कथन 1 है, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है। एकदम सही बात है, क्योंकि ध्वनि की गति जो होती है वो ठोस में सबसे अधिक होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और गैस में उससे कम होती है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि गति बढ़ जाती है, ये गलत है। तापमान के बढ़ने पर ध्वनि गति बढ़ती है। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम रहती है, ये गलत है। एल्युमिनियम का डेंसिटी अधिक होता है तो एल्युमिनियम में अधिक होती है। इसका मतलब ओनली वन स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति है, आयाम है, तरंग दैर्ध्य है, स्पीड है। देखिए, स्पीड बदल जाती है, आयाम बदल जाता है, टच हो गया, और क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। केवल फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है ध्वनि तरंगों की, वो किसी भी माध्यम में जाने में नहीं बदलती है। तो इसका सही आंसर होगा आवृत्ति। एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है। रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, एक्स किरणें और गामा किरणें। तो रेडियो तरंगे, एक्स किरणें और गामा किरणें अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और ध्वनि तरंग क्या है, वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है ना। आसान सा क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है। फिर वायु में ध्वनि तरंग होती है, तिरछी होती है, अनुदैर्ध्य। फिर वही क्वेश्चन एक तरह से रिपीटेड है ये, फिर बीपीएससी में 65वीं बीपीएससी में पूछा गया। देखिए, आपको यही बता रहे हैं कि ध्वनि तरंगों पे ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, अगर इतना आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपको कोई समस्या ध्वनि और साउंड और तरंगों से नहीं आने वाली है। इसीलिए केवल क्वेश्चन सॉल्व करने पर ध्यान दीजिए, थोड़ी बहुत जो चीज़ें फैक्ट उनको आप लिख लिया करिए तो आसानी रहेगा। साउंड वेव इन एयर, वायु में ध्वनि की तरंग क्या होती है, हमेशा अनुदैर्ध्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में चल रही ध्वनि तरंगें परिवहन करती हैं। साउंड वेव्स ट्रेवलिंग इन एयर ट्रांसपोर्ट, वायु का, आयाम का, कला का, एनर्जी का। तो देखिए, किसी भी चीज़ को गति करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा के कारण ही ध्वनि गति करती है। चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे सन की लाइट हो, चाहे साउंड वेव हो, सब अगर एनर्जी है तभी मोशन करेंगी। अगर एनर्जी, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एनर्जी खर्च कर रहा हूँ, एनर्जी से ही जो पार्टिकल हैं जिनके मीडियम से वो करती है, वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और ध्वनि आगे बढ़ती है। तो हमेशा ऊर्जा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए एमपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, हमेशा याद रखिए। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, इन्हें ऐसी ध्वनियाँ बोली जाती है, श्रव्य तरंगे बोली जाती है जिनको हम सुन सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, है ना। ऑडिबल साउंड यही है, मनुष्य के लिए ऑडिबल साउंड यही है। इससे अधिक भी और इससे कम भी होता है। कई जानवर इससे कम भी सुनते हैं और कई जानवर इससे अधिक भी सुनते हैं। फिर है, द साउंड विल हैव हाईएस्ट वेलोसिटी, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो ध्वनि का वेग अधिकतम जो होता है वो हमेशा ठोस पदार्थों में होता है। तो सबसे कम जो ध्वनि का वेग होता है वो वायु में होता है या गैस में होता है, उससे अधिक लिक्विड में होता है और सबसे अधिक ठोस में होता है। तो सही आंसर इसका होगा इस्पात, क्योंकि इस्पात ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिशन ऑफ साउंड वेव इज फास्टेस्ट, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होगा, कहाँ होगा, जहाँ सबसे अधिक चाल होगी। तो सबसे अधिक चाल कहाँ होगी, निर्वात में, गैस में, द्रव में, ठोस में, सॉलिड में। ये हमेशा ध्यान रखिए, सबसे अधिक सॉलिड में, उससे कम द्रव में और उसके बाद गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, देखिए यूपी यूडीए एलडीए में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में मेंस में।
वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि गति है तो ये क्या होगा, सबसे अधिक होगी सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर एयर में। तो इसमें क्या होगी, ए आंसर सही होगा। देखिए फिजिक्स से आप लोग डरते हैं, हुआ समझते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स कंसेप्चुअल है, एक बार समझ में आ गई तो कभी भी इससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप धीरे धीरे मेरे साथ सॉल्व करते चलिए, आपका फिजिक्स तैयार हो जाएगा। फिर इसी तरह केमिस्ट्री तैयार करा देंगे और बायो भी तैयार करा देंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले तीनों चीज़ें मैं कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद और सब्जेक्ट की भी बात कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। नॉर्मल टेम्परेचर में ध्वनि की गति हमेशा सॉलिड में ही अधिक होती है, तो ये क्या है, आयरन, धातु। यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। देखिए आईएएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है केवल पीसीएस में। तो सबसे अधिक किस में होगी, आयरन में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये यूपी पीसीएस 2018 में प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट को डेसिबल प्रदर्शित करती है। मतलब वृक्ष के पत्ते हिलते हैं तो बहुत कम आवाज़ होती है, तो वो 20 डेसिबल है। नॉर्मल जो कान में फुसफुसाहट होती है वो भी 20 डेसिबल होती है। दो लोग बात करते हैं वो करीब 50 से 60 डेसिबल होती है। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषण फैलाती है और 60 से 80 के बीच जो प्रदूषण में आ जाती है। हालांकि 80 बहुत ज़्यादा और 100 कारखाने से निकलने वाली ध्वनि है जो हमारा क्या कहते हैं, शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। सामान्य फुसफुसाहट या कमरे में शांत में पिन का गिरना, ये सब 20 डेसिबल पे है। सामान्य बातचीत में देखिए 60 डेसिबल है और जेट इंजन 150 डेसिबल है सबसे अधिक। अ नॉइस लेवल ऑफ 100 डेसिबल वुड करस्पॉन्डेंस, सुनाई भर देने की आवाज़ से है, सामान्य वार्तालाप से है, शोर शराबे वाली गली की आवाज़ या यंत्र कारखाने से। तो अभी क्या बताया, नॉइस फॉर द मशीन शॉप 100 डेसिबल से ऊपर, मैंने बताया अभी आपको। तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल में बात करते हैं। नॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं या जो मैं बोल रहा हूं तो वो 60 डेसिबल है। कितना है, 60 डेसिबल होता है। टीवी सेट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगे टेलीविजन सेट को चलाने के लिए टेलीविजन रिमोट को नियंत्रित करती हैं। तो ये हमेशा अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। इंफ्रारेड क्या होती हैं, इंफ्रारेड। और रक्त तरंगे जो होती हैं वो हमेशा रिमोट में, है ना, राडार में, सेंसरिंग की जो भी चीज़ें बिना छुए स्टार्ट की जाती हैं, दूर से स्टार्ट की जाती हैं, उसमें हमेशा इंफ्रारेड वेव्स यूज होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए झारखंड पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, यूडीए एलडीए में और राजस्थान पीसीएस में कितनी बार, एक बार नहीं, सब में कई बार पूछा गया है। तो वो हमेशा ध्यान रखिए कौन सी होती है, इंफ्रारेड। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस में। अगर एक आलू को कागज की सफ़ेद बिना छपी प्लेट के ऊपर रखकर सूक्ष्म तरंग ओवन में रख दिया जाए तो आलू गर्म हो जाता है। एकदम सही बात है, आलू गर्म हो जाता है, परंतु प्लेट नहीं होती। इसका मुख्य कारण क्या है। पहला रीज़न दिया है, आलू मुख्यतः स्टार्च का बना होता है जबकि कागज मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है। दोनों कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ इसका। दूसरा है, आलू में से सूक्ष्म तरंगें निकल जाती हैं जबकि कागज सूक्ष्म तरंगों को परावर्तित कर देता है। ये सही है, लेकिन इसके कारण ऐसा नहीं होता है। अगला है, पोटैटो कंटेन्स वाटर वेयर एवर पेपर डज नॉट कंटेन वाटर। ये एकदम सही है, तो सही आंसर इसका यही होगा। आलू में पानी होता है जबकि कागज में पानी नहीं होता है, इसके कारण ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो रात्रि दृष्टि उपकरण में जो किया जाता है वो इंफ्रारेड वेव्स यूज़ की जाती हैं। रात में देखने वाले जो चश्मे और चीज़ें रहती हैं उसमें हमेशा इंफ्रारेड वेव्स यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेडियो वेव्स बैंड इन द मैग्नेटिक फील्ड। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होती हैं। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है।
तो बोथ ए आर इंडिविजुअली ट्रू, नॉट, ए आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है आईएएस में, जीएस में 2007 में। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ध्वनि यंत्रों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रकाश तरंगों के रूप में प्रगामी होता है। तो थोड़ा सा इंग्लिश में समझिए, ए फ्लूइड ऑफ स्मॉलर लेंथ प्रोड्यूस वेव्स ऑफ द लोअर फ्रिक्वेंसी। ऐसा नहीं होता है, जितनी छोटी होगी वो ज़्यादा तरंग दैर्ध्य पैदा करेगी, मतलब ये तो आपका गलत है। इसमें पूछा क्या है, कौन सा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, 1 गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेव यूज फॉर द टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी हैं? अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड। तो अभी बात हुई सबके लिए। देखिए रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे, ये सब जो हैं ये छोटी तरंग दैर्घ्य की तरंगे, लंबी तरंग दैर्घ्य की तरंगे हैं और ये दूर के लिए यूज होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा रेडियो, माइक्रोवेव या रेडियो वेव। ये क्वेश्चन है, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 से जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक है। ये गलत है, क्योंकि देखिए अधिक ऊंचाई पे जाने पे तापमान कम हो जाता है, जहाँ पे चाल कम हो जाती है। चाल कम हो जाती है तो अधिक ऊंचाई पे मैक संख्या कम हो जाएगी। तो ए आर दोनों सही नहीं, ए आर दोनों सही हैं। ए सही है, ए गलत है परंतु आर सही है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पे तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने पर जो साउंड की चाल होती है, वेग होता है, वो कम हो जाता है। तो मैक संख्या जो होती है वो वायु की चाल की गुने से निकाली जाती है। 332 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड से जो भी अधिक है वो क्या है? मैक संख्या है। टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि तंत्रों पर अंकित पद डॉल्बी अथवा डॉल्बी एक्ट किसे निर्देश करता है? देखिए आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नॉर्मल और जगह जो पूछा जाता है कि किससे उस पर टेपिंग की जाती है तो वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कैसा, तो नॉइज रिडक्शन सर्किट होता है। हमेशा क्या होता है? उस पर नॉइज रिडक्शन सर्किट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। आईएएस में पूछे गए क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप पढ़ते समय ध्यान दिया करिए, है ना। हर एक वर्ड में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। जैसे तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये एकदम सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, एकदम सही बात है। दाब पर ध्वनि के वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। ह्यूमिडिटी बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों का प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? तो वो एफएम है। हमेशा देखिए एफएम तकनीक होती है, आवृत्ति मॉड्यूल या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। टेलीविज़न को या एफएम रेडियो जो आप सुनते हैं तो एफएम यूज़ किया जाता है। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो नॉर्मली 60 डेसिबल से ऊपर भी तो मैंने आपको बताया था अभी 80 डेसिबल प्रदूषण पैदा करने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोलरेबल लिमिट ऑफ नॉइज फॉर ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब कितनी होती है? राजस्थान पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मनुष्य के लिए 85 डेसिबल मैक्सिमम है। हालांकि हम लोग जो सड़क वड़क पे घूमते हैं उसमें हम लोग 80 से 100 डेसिबल हमेशा सुनते रहते हैं, शोर शराबा गाड़ियों का। और जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी रहती हैं वहाँ तो 100 डेसिबल से अधिक। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल है। जिस आवाज़ में मैं बात कर रहा हूँ ये नॉर्मल 60 डेसिबल है और यही मनुष्य के लिए नुकसानदेह नहीं है। इससे अधिक की ध्वनि नुकसानदेह होती है। एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर ध्वनि के रिप्रोडक्शन के लिए एक सीडी या ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। देखिए आईएएस में पूछा गया है, इस तरह क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, टाइटेनियम निकेल है, लेज़र बीम। तो देखेंगे लेज़र प्रिंटर भी आता है तो लेज़र बीम यूज़ की जाती है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाते हैं तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद किस अंतर के कारण किया जाता है?
तारत्व, प्रबलता, ध्वनि गुणता, तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि गुणता, केवल प्रबलता। तो वो केवल क्या होती है, क्वालिटी होती है। ओनली ध्वनि गुणता के आधार पर उनमें भेद किया जा सकता है। द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ वुमेन इज जनरल, नॉर्मली स्त्रियों की या मच्छरों की जो पिच होती है वो अधिक होती है। वो क्या होती है, हमेशा अधिक होती है, तो पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। शेर की दहाड़ की कम होगी, मच्छर की अधिक होगी, ये हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है, जो निर्भर करता है, ये देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया है, आवृत्ति पे, आयाम पे, तो हमेशा किस पे, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, एकदम गलत है। केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि केवल लिखा हुआ है। केवल गैसों में चल सकती हैं, ये भी गलत है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं, ये सही है। अगला है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो निर्वात में नहीं चल सकती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं इस वजह से। अगला है, द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड आर कॉल्ड, ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है, रूपग्राम, ध्वनिग्राम, अर्थग्राम या वाक्य विन्यास। तो हमेशा याद रखिए फोनेमेन ध्वनिग्राम होता है, मूलभूत इकाई ध्वनिग्राम होता है। अल्ट्रासोनिक आर द साउंड वेव्स इन फ्रीक्वेंसी, पराशब्द ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ऑडिबल साउंड है, उससे अधिक जो होती है ग्रेटर दैन, वो आपकी अल्ट्रासोनिक कहलाती है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं। ये क्या बताना है इसमें, निम्न की कौन सा कथन सही नहीं है, वो सूर्य से उत्पन्न होती हैं। तो क्यों सूर्य से ही नहीं उत्पन्न होती हैं, तो इसमें एक बात जो एकदम करेक्ट है वो क्या है, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है, ये यहाँ पे इसका सही आंसर मिलेगा, आवेशित कण होता है, ठीक है। तो वहाँ पे नहीं समझ में आया होगा आपको, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये कॉस्मिक रेज जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आवेशित कण होते हैं, या तो प्रोटॉन या तो पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकते हैं। सोनार पे बात हमारी हो चुकी है, गहराई नापने के लिए यूज़ किया जाता है, रेडियो तरंग का, ऑडिबल साउंड वेव्स का, अल्ट्रासोनिक वेव्स का, तो इसमें हमेशा यूज़ किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का, समुद्र की गहराई या गहराई में डूबी हुई चीज़ों का पता लगाने के लिए। अगला है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाती सीटी की आवाज़ कम होती जाती है, यह है डॉपलर इफेक्ट। क्या है आपका, डॉपलर प्रभाव है। इससे पता लगता है कि ट्रेन किधर से आ रही है, या ट्रेन दूर जा रही है या पास आ रही है। जितनी दूर जाती जाएगी आवाज़ कम होती जाएगी। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। ये आसान सा क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले मध्य की मध्य कम से कम 17 मीटर, लगभग 17 मीटर अनुमानित होता है। तो 16.5 मीटर फिट यहाँ दिया है, तो ये है 16.5 मीटर, 17 मीटर लगभग होता है, तो 16.5 मीटर अप्रॉक्सीमेटली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है, अनुप्रस्थ तरंगों की तरह, किसके तरह से चलती है, लॉन्गिट्यूडल वेव्स। हमेशा याद रखिए, अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह ध्वनि चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वे अल्ट्रासोनिक वेव्स गाइड करते हैं। डॉल्फिन हो गया, ये हो गया, तो ये हमेशा पराध्वनि तरंगे निकलती हैं और राडार की तरह काम करता है। जब लौट के आती हैं तो इनसे पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है और कितने बड़े साइज का है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। बहुत सारी वॉशिंग मशीन इसी पे काम करती हैं जहाँ पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं, सारे काम ये कर सकती हैं। तो निम्न कथनों में से सभी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ह्यूमन ईयर से है, मानव का कान निम्न में से किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति ध्वनि को नहीं सुन सकता? तो मानव का कान 20
हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जहाँ पे है वहाँ पे नहीं सुन सकता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में आया हुआ है। हृदय अपश्रव्य तरंगी पे काम करता है, बिल्कुल सही है। ध्वनि की गति गैस में, द्रव में और ठोस की तुलना में अधिक होती है। ध्वनि गति गैस में, द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, ये तो गलत ही है। मैक संख्या ध्वनि की चाल वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, एकदम सही है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी सही है। तो इसमें गलत यही है, सेकंड वाला। तो निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सेकंड छोड़ दीजिए, तो ये सही है। 1, 3, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में यूज की जाती हैं, हमेशा याद रखिए, एक्सरेज। क्या यूज की जाती हैं आपकी? एक्सरेज। कथन ए है, अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघर तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। द वॉल्स रूफ्स एंड द ग्राउंड में काज मल्टीपल साउंड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो है वही प्रतिध्वनि के बारे में बात हो रही है। तो ए सही है और उसकी व्याख्या भी है जितना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े भवन होते हैं और वो 17 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। इतने बड़े बड़े भवन हैं कि उनकी दीवारें भी 17 मीटर से दूर होती हैं, तो वहाँ पे प्रतिध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्स ऑफ द हॉल बिल्ड फॉर द म्यूजिक कंसर्न शुड बी। तो ऐसी रहनी चाहिए, क्योंकि हॉल होता है या सिनेमा हॉल होता है, ये बहुत बड़े होते हैं, ये 17 मीटर से बड़े होते हैं। तो यहाँ पे बार बार आपको इको न सुनाई दे, इसके लिए जो पर्दे लगाए जाते हैं, है ना, जैसे ये स्टूडियो बना है तो इस स्टूडियो में चारों तरफ दीवारों में ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं जो आवाज़ को अवशोषित कर ले। क्या कर ले? आवाज़ को एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले। तो एब्जॉर्ब साउंड होना चाहिए, वरना प्रतिध्वनि सुनाई देने लगेगी, इको आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? तो किस ऊर्जा में होती है? ये आपका 200 से 280 नैनोमीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगों में जिनकी विकिरण की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है उनकी ऊर्जा कम होती है। आइंस्टीन का समीकरण जो है वहाँ से आप निकाल सकते हैं और इससे आएगा करीब 200 से 280 नैनोमीटर। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं? तो अल्फा, गामा और रक्त और एक्सरे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, तो इसमें अच्छा गामा और रक्त और एक्सरे। तो इसमें अल्फा रेज जो हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त, लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो उत्तरोत्तर संघ सक्सेसिव अथवा उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हमेशा तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। पेन खुला नहीं है, वरना हम 1 मिनट आपको बता ही देते। देखिए ये ध्वनि चल रही है, तो इसके और इसके बीच की दूरी या इसके और इसके बीच की दूरी जो होती है वही तरंग दैर्घ्य आपकी कहलाती है, वही तरंग दैर्घ्य कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे शून्य में या निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स रेज में, अल्फा रेज में, बीटा रेज में और गामा रेज में। तो एक्स रेज तो न प्लस होगा न माइनस होगा, अल्फा में पॉजिटिव होता है, तो बीटा इसका सही आंसर होगा। ये इलेक्ट्रॉनों से बनी हुई तरंगे होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान में पूछा गया है। नैनो ईयर कैन डिटेक्ट साउंड लेवल एज लो, और तक ध्वनि को सुना जा सकता है 60 डेसिबल तक। नैनोकण सिलिका के केवल एक नैनोकण का बना होता है, नैनोकण रजत के केवल एक नैनोकण का बना होता है। तो इसका सही आंसर होगा नैनो ईयर कैन डिटेक्ट साउंड लेवल एज लो 60 डेसिबल से भी कम को ये सुन सकता है, जो कान में लगाया जाता है जिससे लोग सुनते हैं। ये देखिए आपका राजस्थान में ही फिर पूछा गया है। देखिए राजस्थान हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, इन दोनों पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा साइंस के टिपिकल रहते हैं, बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री के टिपिकल रहते हैं। बायो क्वेश्चन तो सभी जगह टिपिकल रहते हैं, लेकिन आईएएस में, राजस्थान पीसीएस में और बिहार पीसीएस में यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल रहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा।
तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित हो रहा है? ये देखिए, जो अभी मैंने चित्र बताया था, यहाँ से यहाँ के तक की दूरी क्या होती है? लैम्डा कहलाती है। तो प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, विद्युत तरंग। तो इसमें सही आंसर आपका होगा ये प्रकाश तरंग। नेक्स्ट है अ बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड यूज, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो वो आपका क्या है? एक्सरे है, ईईजी है, ईसीजी है, सोनोग्राफी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोनोग्राफी यूज की जाती है, जो भ्रूण का पता लगाने में इस्तेमाल होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? इंफ्रारेड की, एक्सरे की, विजिबल लाइट की, रेडियो वेव की। तो देखिए RMI, ये थोड़ा सा फिर आपको एक बार पेन यूज़ करना पड़ेगा तो आप चीज़ें समझ जाएंगे। यहाँ देखिए RMI, फिर विजिबल, फिर U, फिर X और फिर गामा। ये समझिए, ये क्रम है। ये है रेडियो तरंगे, ये है माइक्रो तरंगे, ये है इंफ्रारेड, ये है विजिबल जिसको हम लोग देखते हैं, और ये अल्ट्रासोनिक, और ये एक्सरे, और ये गामा। यहाँ पे तरंग दैर्घ्य जो होती है वो इधर से इधर होती है। तो सबसे अधिक जो रेडियो वेव्स की ऊर्जा ऐसे से ऐसे होती है और तरंग दैर्घ्य ऐसी होती है। तो सही आंसर इसका होगा रेडियो तरंगे, क्योंकि रेडियो तरंगे सबसे इधर है। तो जो सबसे इधर है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। इसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत अधिक होता है। यही सही बात है। एक बार उसको जब पीटेगा तो कान में सुनाई देगा, उसके बाद जब क्या कहते हैं हवा से आवाज़ आएगी तब सुनाई देगी। तो इसमें ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, FM प्रसारण जो प्रयुक्त होता है वो हमेशा कितने पे होता है? FM आप लोग सुनते हैं तो ये मालूम होगा 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में FM मॉड्यूल चलते हैं। जितने चैनल हैं आपके देखिए 103 ये रेडियो मिर्ची और समथिंग जो है सब इसी के बीच में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राडार में यूज किया जाता है क्या? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगाने में। हमेशा रेडियो वेव यूज की जाती हैं राडार में। क्यों? क्योंकि अधिक तरंग दैर्घ्य की होती हैं। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड का प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी? तो ये थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा। ये करीब 100 मेगाहर्ट्ज होती है, 10 मेगाहर्ट्ज आएगी, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जब 3 × 10⁸ है डिवाइड होगा 30 से, तो मेगाहर्ट्ज में दिया हुआ है, इसलिए क्या कहते हैं 3 नहीं कटेगा, इसलिए ये कितना आएगा? 30 आएगा। और अगर क्या कहते हैं उसमें देंगे तब 100 आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव, निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तरंग है? रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगे। तो इसमें जो ध्वनि तरंगे हैं वो हमेशा क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव होती हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था और ये हमारे उत्तराखंड में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किन तरंगों का ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? तो पोलराइजेशन हमेशा किसका होता है? अनुप्रस्थ तरंगों का होता है, अनुदैर्ध्य तरंगों का नहीं होता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग इसमें खोजनी है तो वो है ध्वनि तरंगे। तो पोलराइजेशन इसका नहीं किया जा सकता। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पोलराइजेशन के लिए क्या किया जाता है। तो एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं हर्पेथाइट। हर्पेथाइट की क्या कहते हैं एक फिल्म लगा दी जाती है जिसके कारण प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवॉल्व लेजर इंटरफेरेंस स्पेस एंटीना एलिसा, विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना परियोजना का प्रयोजन क्या है? न्यूट्रिनो का संसूचन करना, गुरुत्वीय तरंग का पहचान करना। तो सही आंसर इसका क्या है? टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। ये क्वेश्चन देखिए IAS में पूछा गया है, करंट में उसमें भेजा गया था, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो है हमारा ग्रेविटेशनल वेव्स वर सीन फॉर द फर्स्ट टाइम, गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया था। तो ये करंट से है, मेरे ख्याल से 2015 में देखा गया था, सितंबर 2015 में इनको सबसे पहले देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेव्स ऑफ द अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज आर द नॉर्मली प्रोपोगेटेड बाय मीन्स, परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं ग्राउंड वेव से, स्काई वेव से, अंतरिक्ष तरंग के रूप में होगा स्पेस वेव से। जब भी परा उच्च आवृत्ति की बात है तो वो स्पेस से ही की जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो रेडियो तरंगों के लिए हमेशा आइनोस्फीयर होता है, आइनोस्फीयर से ही लौट के तरंगे आती हैं क्योंकि ये आवेशित होता है, सबसे ऊपरी है। तो ये आपके आज के ध्वनि से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिजिक्स का कोई और चैप्टर लेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।